फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में दिन भर की तमाम अहम खबरें जो सुबह से शाम तक सुर्खियों में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से वर्चुअली 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की। इस दौरान आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के कवरेज को विस्तार दिया गया। अब इसके तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की। पीएम ने इस दौरान दिल्ली बंगाल में योजना के लागू न होने पर माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 40 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला रोजगार मेला है। मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 13 मेलों में 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी ने जॉब लेटर पाने वाले युवाओं से कहा कि आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं, इसलिए आप गरीबों पिछड़ों की सेवा कीजिए। पीएम ने युवाओं से कहा कि अगले 25 सालों में आप ही विकसित भारत बनाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाए जाने की मांग की है। राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों पर हमले कर रही है, उन्हें धमकियां दे रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को डराने के लिए पुलिस दबाव का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसे राज्य में चुनाव हारे जाने का डर है। इसके साथ ही अभिनेता सलमान खान और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में नोएडा से एक 20 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट से विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से संपर्क किया था और जीशान सिद्दीकी और सलमान खान दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। फोन करने वाले ने उनसे पैसे भी मांगे। जीशान सिद्दीकी हाल ही में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए हैं। बाबा सिद्दीकी इसी महीने मुंबई में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि शरीयत काउंसिल को कोई अदालत नहीं है बल्कि ये एक प्राइवेट संस्था है। कोर्ट ने कहा कि यह काउंसिल पारिवारिक आर्थिक दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह तलाक सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं रखती। मामला मुस्लिम कपल के तलाक से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 2010 में शादी की थी। कुछ सालों बाद पति ने पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। 2017 में तमिलनाडु की शरीयत काउंसिल ने इस कपल को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था। नेशनल यूनिटी डे पर आज दिल्ली समेत सभी राज्यों में यूनिटी रन हुई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिटी रन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि यह न केवल भारत की एकता का संकल्प है बल्कि ये विकसित भारत का संकल्प भी बन गया है। अमित शाह ने कहा कि इस बार सरदार पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर को दिवाली है, इसलिए 31 अक्टूबर की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर एक एकता दौड़ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, मनोहर लाल खट्टर, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना भी मौजूद रहे। अयोध्या में 30 नवंबर को 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दीपोत्सव में अयोध्या के सरयू तट के किनारे राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके लिए रात दिन मेहनत कर पूरे अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। इस दीपोत्सव की खास बात यह है कि इस साल 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यह मनाया जा रहा है। साल 2017 में योगी सरकार के बनने के बाद अयोध्या के पर्यटन विकास को लेकर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के लिए सितंबर तिमाही फीकी रही है। सितंबर तिमाही में इसका मुनाफा सालाना आधार पर 17% गिरा है। मुनाफा 3,717 करोड़ रुपए से घटकर 3,069 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 3,790 करोड़ रुपए का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग फ्लैट रहा है। मार्जिन 12.9% से घटकर 11.9% पर आ गए हैं। कंपनी के खराब नतीजों ने शेयर को तगड़ा झटका दिया और नतीजों के बाद ये धड़ाम से गिर गए। कंपनी के बोर्ड ने सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। इसकी प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2025 तय की गई है।
एफएमसीजी कंपनी मैरिको ने जुलाई सितंबर तिमाही में अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 353 करोड़ रुपए से बढ़कर 423 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 384 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 2,476 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,664 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 2,641 करोड़ रुपए का था। सालाना आधार पर मार्जिन 20.1% से घटकर 19.59% रहा, जबकि अनुमान 19.9% रहने का था। एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी वोल्टास ने दूसरी तिमाही में नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुना से ज्यादा बढ़ गई है। कंपनी ने इस दौरान 134 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 37 करोड़ रुपए था। मुनाफे में इस उछाल की वजह रूम एसी बिजनेस से 56% की वॉल्यूम ग्रोथ है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जी बिजनेस के अनुमान से ज्यादा रही। सालाना आधार पर मार्जिन 3.1% से बढ़कर 6.19% पर पहुंच गया। हालांकि जी बिजनेस ने इस दौरान 6.6% का अनुमान दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अदानी ग्रुप और सेबी के चेयरपर्सन चर्चाओं में हैं। इस बीच कांग्रेस लगातार माधवीपुरी बुच पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर सेबी चीफ पर नया आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत क्रेडिबल हेल्थ को 1,85 लाख रुपए की फंडिंग की है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह महज संयोग नहीं है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग का मामला है।